नमस्कार। शिक्षण एवं अधिगम के तहत आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा शिक्षा। शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई? सबसे पहले हम ये देखते हैं शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो शिक्षा की उत्पत्ति की यदि हम बात करें तो इस संस्कृत भाषा से यदि हम लेते हैं, ठीक है, तो संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से जो है इसकी उत्पत्ति हुई। और से संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु, शिक्षा से क्या बना? शिक्षा के शिक्ष धातु से इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ क्या होता है? सीखना या सिखाना। और यदि हम हिंदी भाषा से को लेते हैं कि हिंदी भाषा को लिया तो हिंदी भाषा में जो क्या बोलते हैं इसको? विद्या। और विद्या को विद्या की विद जो है विद से, और जो कि तत्सम शब्द है, विद क्या है? तत्सम शब्द है, उससे इसकी उत्पत्ति हुई थी, जिसका अर्थ होता है जानना, अवगत करना, जानना या अवगत करना। और यदि हम अंग्रेजी भाषा से लेते हैं तो एजुकेशन, अंग्रेजी में शिक्षा को क्या बोलते हैं? एजुकेशन। और एजुकेशन जो होता है वो लैटिन भाषा की दो वर्ड से मिलकर के बना है। लैटिन भाषा के दो वर्ड से मिलकर बना है, ई और डूको। ई का मतलब यानी कि हम उसको लेते हैं इनर से, है ना, जो कि अंदर की तरफ से, या जन्मजात, जिसका अर्थ होता है जन्मजात या अंदर से। डूको जो है उसका मतलब होता है धकेलना या बाहर निकालना। इन तीनों को अच्छे से देख लो। शिक्षक संस्कृत के शिक्ष धातु से, ठीक है, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। हिंदी भाषा को यदि हम ले तो हिंदी भाषा के विद्या शब्द से, है ना, उसके विद तत्सम शब्द विद से लिया गया है, जिसका अर्थ है जानना या अवगत कराना। और यदि अंग्रेजी भाषा को ले तो अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन शब्द से लिया गया है ना, जो कि एजुकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा से बना हुआ है, ई और डूको से मिलकर के बना हुआ है। ई का मतलब होता है इनर यानी अंदर की तरफ से या जन्मजात, और डूको जो होता है वो क्या होता है? धकेलना। इसका मतलब क्या होता है? धकेलना या बाहर निकालना। अब इन सबको मिलाकर के यदि हम शिक्षा की डेफिनेशन देखें, ठीक है, तो शिक्षा क्या है? शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। सब जानते हैं कि शिक्षा क्या है? जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। हम कहीं ऐसा नहीं है कि शिक्षा के लिए किसी जरूरी नहीं है कि कोई कैंपस की आवश्यकता हो या कोई स्कूल की आवश्यकता हो या किसी गुरु की आवश्यकता हो। हम कहीं से भी है जो सीख सकते हैं, कहीं से भी हम सीख सकते हैं। तो शिक्षा के बारे में हालांकि मैंने थोड़ा बहुत पहले आपको बता दिया है, ठीक है। तो शिक्षा का यदि हम अर्थ देखें तो शिक्षा क्या है? शिक्षा सीखने और सिखाने या जन्मजात गुणों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। शिक्षा क्या है? सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षा है, या जन्मजात गुणों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है। तो जन्मजात है ना, यानी कि ई का मतलब क्या था? इनर यानी जन्मजात, धकेलना यानी बाहर निकालना, यानी कि जन्मजात गुणों को बाहर निकालना। शिक्षा के द्वारा जो भी जन्मजात गुण है वो क्या होते हैं? बाहर निकाले जाते हैं। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा सीखने सिखाने के संस्कृत की शिक्षा धातु से बना है, जो कि क्या है? जिसका अर्थ क्या है? सीखना और सिखाना, ठीक है। तो शिक्षा क्या है? शिक्षा सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा जन्मजात गुणों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो शिक्षा है उसकी पृष्ठभूमि आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं शिक्षा के प्रकार की ओर। शिक्षा जो है कितने प्रकार की होती है? शिक्षा को मुख्य रूप से 3 प्रकार के माना गया है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। देखो, औपचारिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा जो कि आपने देखा होगा विद्यालय में दी जाती है, स्कूलों में जो कॉलेजों में दी जाती है, महाविद्यालयों में दी जाती है ना, विश्वविद्यालयों में दी जाती है। तो वो शिक्षा क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा, यानी कि जिसके लिए एक पर्टिकुलर कैंपस की आवश्यकता होती है, जिसके लिए जिसका एक फिक्स टाइमिंग जिसका होता है ना, जिसके लिए किताबों की आवश्यकता होती है, जो कि 4 दीवारी में दी जाती है। या हम कह सकते हैं इसको औपचारिक शिक्षा जो है उसको और किस किस नाम से जाना जाता है? तो देखो, शिक्षा जो है कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। यानी शिक्षा 3 प्रकार से दी जा सकती है: औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से और निरौपचारिक रूप से। औपचारिक शिक्षा की यदि हम बात करें
तो औपचारिक शिक्षा को क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा को हम संकुचित शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? सीमित होता है। इसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है। इसको हम स्कूली शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इसको चार दीवारी की, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इस तरह की यदि कोई शिक्षा दी जाती है तो उसके लिए एक कैंपस का होना बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए इसको संकुचित शिक्षा, स्कूली शिक्षा, चार दीवारी शिक्षा, नियमित शिक्षा या पुस्तकीय शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा को हम और कौन कौन से अन्य नामों से जानते हैं? तो अनौपचारिक शिक्षा को हम जानते हैं व्यापक शिक्षा, है ना, क्रियात्मक शिक्षा या व्यवहारिक शिक्षा। तो अनौपचारिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा जो है हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ना कोई रूल्स होते हैं, ना कोई टाइमिंग होती है, ना कोई एज फिक्स होती है, ना कोई कैंपस की आवश्यकता होती है, ना किसी गुरु की आवश्यकता होती है। ठीक है। हम कहीं से भी जो व्यवहारिक शिक्षा हम लेते हैं, क्रियात्मक शिक्षा हम समाज में रह करके, हम परिवार में रह करके, ठीक है, हम प्रकृति से, हम कहीं से भी इस तरह की शिक्षा हम ले सकते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। ठीक है। निरौपचारिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो देखो, निरौपचारिक जो शिक्षा होती है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिला जुला रूप हम इसको कह सकते हैं। निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों का मिला जुला रूप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो निरौपचारिक शिक्षा है इसमें जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, ओपन स्कूल्स होते हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे इग्नू है, कोटा महाविद्यालय है ना। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जरूरी नहीं होता है कि वहाँ पर आप जाकर के शिक्षा लो, है ना। उसमें कैंपस में जाकर के शिक्षा लेना जरूरी नहीं होता है। जैसे पत्राचार से जो शिक्षा होती है ना, एजुकेशन जो होती है पत्राचार से, तो ये जो शिक्षा होती है इसमें जरूरी नहीं है कि आप कैंपस में जाकर के शिक्षा लो, है ना। ये इसमें उम्र की कोई पाबंदी नहीं होती है, इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं होती है ना। तो जैसे कि ये कई बार ये होता है कि किसी रीज़न से, किसी कारणवश पढ़ाई छूट जाती है ना, और पढ़ाई छूट जाती है तो बाद में भी यहाँ पर जो है निरौपचारिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो ओपन यूनिवर्सिटी से, है ना, पत्राचार से जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी तरह की उम्र का बंधन नहीं होता है। ठीक है। या इसमें क्योंकि अगर ना इसमें रेगुलर जाने की आवश्यकता हो, ठीक है, तो जो भी इसको हम यदि हम कहें कि इसको और किस किस नामों से जानते हैं तो इसको हम वायु शिक्षा के नाम से, बिना दीवारों की शिक्षा, बिना दीवारों की शिक्षा, है ना, जिसमें कोई दीवारों की या किसी कैंपस की आवश्यकता नहीं होती है। डाक शिक्षा के नाम से भी इसको जाना जाता है, या समाहार शिक्षा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। तो अभी सिर्फ आप ये देख लीजिए कि औपचारिक शिक्षा को किस किस नाम से जाना जाता है। औपचारिक शिक्षा को संकुचित शिक्षा, स्कूली शिक्षा, चार दीवारी की शिक्षा, नियमित शिक्षा और पुस्तकीय शिक्षा। ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा को और किस नाम से जाना जाता है? व्यापक शिक्षा, क्रियात्मक शिक्षा और व्यवहारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा को किस नाम से जाना जाता है? वायु शिक्षा, बिना दीवारों की शिक्षा, डाक शिक्षा और समाहार शिक्षा। ठीक है। तो यदि कहा जाए कि शिक्षा जो है, शिक्षा का अर्थ क्या है, तो शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा क्या है? एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है। यह शिक्षा क्या है? हमारे अंदर के जो गुण है, हमारे आंतरिक गुण है, उनको बाहर निकालने की प्रक्रिया है, एक जरिया है जिसकी वजह से हमारे आंतरिक गुण, अंदर के गुण जो है वो बाहर निकाले जा सकते हैं। ठीक है। संस्कृत की शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ है सीखना सिखाना। हिंदी भाषा के लिए यदि हम ले तो हिंदी भाषा के विद्या शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जो कि तत्सम शब्द हिंदी के विद से लिया गया है, जिसका मतलब होता है जानना या अवगत कराना। ठीक है। अंग्रेजी भाषा के एजुकेशन से, एजुकेशन जो है, एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के जो ई और डूको से मिलकर के बना हुआ है। ई और डूको का मतलब होता है ई का मतलब होता है इनर, यानी कि जन्मजात या अंदर से, और डूको का मतलब होता है बाहर निकालना या धकेलना। ठीक है। और इसके यदि प्रकार देखें तो प्रकार कितने होते हैं? इसके 3 प्रकार होते हैं: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। अब मैं आपको बताऊंगी औपचारिक शिक्षा क्या होती है। ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊंगी औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो औपचारिक शिक्षा
इस शिक्षा प्रणाली में सब कुछ पहले से नियोजित और निश्चित होता है। तो देखिए, चाहे विद्यालय शिक्षा हो, चाहे महाविद्यालय शिक्षा हो, चाहे विश्वविद्यालय शिक्षा हो, ठीक है, इसमें जो कुछ भी होता है वो पहले से ही निश्चित होता है। इस तरह की शिक्षा, औपचारिक शिक्षा प्रणाली में सब कुछ पहले से नियोजित होता है, ठीक है, निश्चित होता है ना। चाहे पाठ्यक्रम, चाहे समय हो, है ना, विद्यालय का टाइमिंग हो, चाहे टाइम टेबल हो, है ना, सब कुछ पहले से क्या होता है, जो निश्चित होता है, नियोजित होता है, ठीक है। यह शिक्षा प्रणाली निश्चित नियमों पर आधारित होती है। तो आपने देखा होगा कि स्कूलों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों के अंदर जो टाइमिंग होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है ना, और इसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं ना, निश्चित नियम जो है वो बनाए जाते हैं। भाई इतने घंटे क्लासेस चलेंगे, इतने इतने घंटे का पर लेक्चर होगा, है ना, कॉलेज का जो टाइमिंग होगा या स्कूल का टाइमिंग होगा वो ये होगा, और उसमें भी बहुत सारे जो रूल्स हैं वो बनाए जाते हैं ना। एग्ज़ाम कब होंगे, है ना, इंटरनल कब होते हैं, प्रैक्टिकल्स कब होते हैं, किस किस तरह से कौन कौन से एक्टिविटीज़ जो है वो करवाई जानी चाहिए, तो सब कुछ पहले से निश्चित होता है। तो ये जो है, ये शिक्षा प्रणाली निश्चित नियमों पर, देखो पहले तो क्या होता है कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली क्या है, पहले से निश्चित और पूर्व नियोजित होती है, ठीक है। दूसरा है, यह शिक्षा प्रणाली निश्चित नियमों पर, पहले से नियोजित और निश्चित नियमों पर आधारित होती है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली निश्चित नियमों पर आधारित होती है। यहाँ ये जो शिक्षा प्रणाली है, देखो औपचारिक शिक्षा प्रणाली और निरौपचारिक शिक्षा प्रणाली दोनों में कुछ जो है पॉइंट सेम है। जैसे कि यहाँ पर हम कह सकते हैं शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट दिया जाता है, ठीक है। इसी तरह से निरौपचारिक यदि शिक्षा प्रणाली में हम देखें तो उसमें भी प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली के जो इसका जो केंद्र है वो कौन कौन से हैं, तो इसके केंद्र है विद्यालय, महाविद्यालय, है ना, विश्वविद्यालय या सभी प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो औपचारिक शिक्षा के केंद्र कौन कौन से हैं, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, सभी प्रकार के प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा का सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि औपचारिक शिक्षा का सबसे प्राथमिक या अभिकरण कौन सा माना जाता है। औपचारिक शिक्षा का सबसे प्राथमिक अभिकरण क्या है, तो औपचारिक शिक्षा का सबसे प्राथमिक अभिकरण क्या है, विद्यालय। क्या है औपचारिक शिक्षा का सबसे प्राथमिक अभिकरण, विद्यालय है। नेक्स्ट, इसमें एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि औपचारिक शिक्षा जो होती है उसमें सब कुछ पहले से निश्चित होता है, पहले से नियोजित होता है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली नियमों पर आधारित होती है। और शिक्षा के बाद में जब शिक्षा समाप्त होती है, ठीक है, तो उसके बाद में प्रमाण पत्र दिया जाता है ना। इसमें इसके यदि केंद्र की हम बात करें तो इसके जो केंद्र होते हैं वो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये समस्त जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जिसको हम बोलते हैं, प्रशिक्षण संस्थान हम जिसको बोलते हैं, वो इसके क्या होते हैं, केंद्र बिंदु, ठीक है। और सबसे प्राथमिक अभिकरण क्या होता है, औपचारिक शिक्षा प्रणाली का सबसे प्राथमिक अभिकरण क्या होता है, विद्यालय। क्या होता है, विद्यालय, क्योंकि सबसे शुरुआत में यदि बच्चे को औपचारिक शिक्षा के लिए डाला जाता है तो किस में डाला जाता है, विद्यालय में डाला जाता है, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस है इस औपचारिक शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड या औपचारिक शिक्षा से रिलेटेड। तो देखिए कौन कौन सी है। सबसे पहले हम लेते हैं जीन पियाजे की डेफिनेशन। जीन पियाजे का मानना था कि बालकों के सृजनात्मक विकास में, जीन पियाजे जहाँ आ गए वहाँ क्या हो गया, सृजनात्मक विकास। तो बालकों के सृजनात्मक विकास में विद्यालय व कक्ष का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो जीन पियाजे ने क्या माना कि और जहाँ पर विद्यालय और कक्ष होती है वो कौन सी शिक्षा कहलाती है, औपचारिक शिक्षा। भाई कौन सी शिक्षा के अंदर विद्यालय और कक्ष होते हैं, कैंपस होता है, एक क्लास होती है, क्लास में कक्षा में बैठा करके जो शिक्षा दी जाती है ना, एक विद्यालय के अंदर या एक कैंपस के अंदर जो शिक्षा दी जाती है, तो वो औपचारिक शिक्षा में तो आएगा। तो इनका क्या मानना था कि बालकों का यदि सृजनात्मक विकास करना है तो बालकों के सृजनात्मक विकास के लिए
विद्यालय व कक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, सेकंड डेफिनेशन हम लेते हैं जॉन डीवी की। तो जॉन डीवी का मानना क्या था कि विद्यालय जो होता है लघु समाज का एक रूप होता है। तो आपको पता होगा है ना कि जो संवेग, सामाजिक संवेग जो होते हैं बच्चे के अंदर, हम ये कह सकते हैं सामाजिक संवेग जो होते हैं सबसे पहले, हालांकि परिवार में रह करके वो थोड़ा बहुत तो आ जाता है, लेकिन पूरी तरह से यदि हम सामाजिक संवेग की बात करें तो ये संवेग बच्चे के अंदर विद्यालय जाने के बाद आता है। यानी कि जब वो घर से निकलता है, जब वो परिवार से निकलता है और जब वो विद्यालय में जाता है, और विद्यालय में आपने देखा होगा कि विद्यालय के अंदर इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो वहाँ पर शुरुआत वहीं से होती है। इसीलिए इन्होंने, जॉन डीवी ने क्या माना है, विद्यालय को लघु समाज का रूप। यदि पूछा जाए कि विद्यालय को लघु समाज का रूप किस साइकोलॉजिस्ट ने माना है, ठीक है, विद्यालय को लघु समाज का रूप किस साइकोलॉजिस्ट ने माना है, तो किसने माना है, जॉन डीवी। किसने माना है, जॉन डीवी। ठीक है, कोठारी आयोग ने क्या डेफिनेशन दी है, कोठारी आयोग का मानना है कि भारत का भविष्य उनकी, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ये डेफिनेशन किसकी द्वारा दी गई, किसकी डेफिनेशन थी, तो कोठारी आयोग की। इसकी कोठारी आयोग की कि भारत का भविष्य उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। बहुत, तीनों डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हम औपचारिक शिक्षा से संबंधित डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले जीन पियाजे ने जो है क्या माना है कि विद्यालय और कक्ष के अंदर बच्चों का जो है सृजनात्मक विकास होता है। ठीक है, जॉन डीवी का क्या मानना था कि विद्यालय क्या है, जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय क्या है, एक लघु समाज का रूप होता है। ठीक है, कोठारी आयोग का क्या मानना था कि भारत का जो भविष्य होता है, भारत का जो भविष्य है उनकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली है, उसके क्या क्या जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। औपचारिक शिक्षा प्रणाली के अंदर कौन कौन सी जो जरूरी बातें होती हैं, कौन कौन सी मेन पॉइंट्स कौन कौन से है ना, तो ये जो है शिक्षा क्या है, औपचारिक। हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण संस्थानों में जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा प्रणाली के द्वारा दी जाती है, या इसकी जिसके लिए समय, निश्चित समय जो होता है या निश्चित आयु जो होती है ना। औपचारिक शिक्षा के लिए निश्चित आयु होती है, निश्चित समय होता है, एक कैंपस होता है, उसके लिए टीचर्स होते हैं, है ना, और निश्चित रूल्स होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसका जो क्षेत्र होता है वो कैसा होता है, संकुचित होता है। कैसा होता है इसका क्षेत्र, संकुचित होता है। ठीक है, तो औपचारिक शिक्षा प्रणाली आपकी क्लियर हो गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आते हैं इस पे अनौपचारिक शिक्षा में। तो देखो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। अनौपचारिक शिक्षा का मैंने आपको बता दिया कि जो भी जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो कुछ भी सीखते हैं, ठीक है, वो किस में आती है, अनौपचारिक शिक्षा में। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई निश्चित कैंपस की जरूरत नहीं होती, कोई निश्चित टाइमिंग की जरूरत नहीं होती है, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, कोई नियमों की आवश्यकता नहीं होती है ना। ऐसे कोई नियम इस तरह की शिक्षा में नहीं होते, कोई बंधन इसमें इस तरह की शिक्षा में नहीं होता है। ठीक है, तो इस शिक्षा प्रणाली में सबसे पहले कुछ भी निश्चित और नियोजित नहीं होता है। यह शिक्षा प्रणाली जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें व्यवहार परिवर्तन का पता कैसे लगाया जाता है, जैसे कि सपोज दैट कि जो कोई बच्चा है, ठीक है, वो किसी अच्छी संगति में जा रहा है, ठीक है, तो उस बच्चे का नेचर उस जिसकी वो संगत में है उसके जैसा वो होने लग जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि कई बार लगता है बच्चों को आपने अच्छे पढ़े लिखे लोग जो है वो क्राइम करने लग जाते हैं, है ना। जो पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट होते हैं वो बच्चे जो है क्राइम करने लग जाते हैं, बड़े होकर वो क्रिमिनल बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं, वो भी क्या शिक्षा ही तो लेते हैं, है ना, वो भी क्या लेते हैं, शिक्षा ही लेते हैं। लेकिन उनके गुरु कौन होते हैं, है ना। उनके गुरु जैसे आप बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि वो अचानक से उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, मतलब कि जल्दी से जल्दी उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए, कि उसके पास में गाड़ी हो, बंगला हो, खूब सारा उसके पास पैसा हो, जिसको वो जैसे चाहे वो खर्च कर सके। ठीक है, तो इसके लिए वो देखता है
क्या देखता है कि किस तरह से मैं जल्दी से जल्दी अमीर बन सकूं, जल्दी से जल्दी पैसा मैं कमा सकूं, ताकि मेरी ये सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस तरह या तो कहीं बैंक में डाका डालेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें, है ना, ये कोई भी वो अपराध करेगा, है ना, किसी भी तरह से। जरूरी नहीं है कि सही रास्ते से ही वो अपनी इच्छा पूरी कर सके। तो अनौपचारिक शिक्षा के अंदर ये आता है कि जैसे कि मित्र मंडली है ना, या आपके जो दोस्त होते हैं, ठीक है, दोस्त अच्छे भी होते हैं और दोस्त सही रास्ते पे भी लेके जा सकते हैं और दोस्त गलत रास्ते पे भी लेके जा सकते हैं, है ना। तो यह शिक्षा प्रणाली इसमें व्यवहार के परिवर्तन का पता कैसे चलता है, जब क्रियाओं के द्वारा ना, एक्टिविटी, किस तरह की एक्टिविटी बच्चा कर रहा है ना, तो उससे क्या पता चलता है कि बच्चे के अंदर व्यवहार परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ। जैसे कि आप कहीं जा रहे हो, किसी का जो व्यवहार है आपको बहुत अच्छा लगा, किसी को कोई ऐसी चीज जिसको आपको उस चीज में बहुत ज्यादा क्या किया है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है, आकर्षित किया है, और आपका क्या है, आपकी इच्छा है कि ये सारी चीजें मेरे अंदर भी होनी चाहिए, या ऐसा व्यवहार मुझे भी करना चाहिए। तो उसको पता भी नहीं होता और आप जो है उसके जैसा व्यवहार करने लग जाते हो, यानी कि आपने जाने अनजाने में उसको क्या बना लिया, गुरु बना लिया, और आपने क्या ले ली, शिक्षा ले ली, है ना। तो वो भी किस में आएगी, अनौपचारिक शिक्षा में। यहाँ पर किसी तरह की कोई स्थान समय निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो इसके केंद्र कौन कौन से होते हैं, देखो इसका केंद्र सबसे पहले तो देखते हैं शुरुआत परिवार। शुरुआत ही परिवार से, कहते हैं शिक्षा की शुरुआत किससे होती है, परिवार से होती है। प्राथमिक जो सबसे पहला जो विद्यालय होता है वो क्या होता है, परिवार होता है। सबसे पहला विद्यालय क्या होता है, जहाँ पर बच्चा सीखता है, परिवार से सीखता है ना, परिवार का अनुकरण करके सीखता है। तो और जो गुरु कौन बताते, किसको मानते हैं, गुरु किसको मानते हैं, परिवार यदि पाठशाला है तो गुरु कौन होता है, माता, ठीक है। समाज, दूसरा केंद्र क्या होता है, समाज। समाज में रह करके हम जो भी समाज के नियम कायदे जो भी हम सीखते हैं, है ना, हमारे आस पड़ोस से हम सीखते हैं, रिश्तेदारों से हम सीखते हैं, मित्र मंडलियों से हम सीखते हैं, खेल के मैदान में हम सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम जो कुछ भी सीखते हैं वो सब अनौपचारिक शिक्षा में आता है। ध्यान रखना, इस तरह से एग्जाम्पल देकर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। परिवार, समाज, आस पड़ोस, रिश्तेदार, मित्र मंडली, खेल का मैदान, ठीक है। ये सारे जहाँ पर आते हैं तो वो शिक्षा कौन सी होती है, अनौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर जो भी शिक्षा इनके द्वारा ली जाती है, ठीक है, वो अनौपचारिक शिक्षा में आती है। अब इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रोबेल ने क्या बोला कि परिवार बालक की पहली पाठशाला होती है। तो परिवार को बालक की पहली पाठशाला, परिवार को पहली पाठशाला किसने माना, परिवार को पहली पाठशाला किसने माना, तो परिवार को पहली पाठशाला मानने वाले थे फ्रोबेल। यानी कि परिवार बालक की पहली पाठशाला होती है और माताएं वहाँ क्या होती है, अध्यापिकाएं होती है। माताएं जो होती है वो क्या होती है, अध्यापिकाएं होती है। तो इनका क्या मानना था कि परिवार बालक की पहली पाठशाला परिवार होती है और माता क्या होती है, अध्यापिका होती है। किसका मानना था, फ्रोबेल का। किसका मानना था, फ्रोबेल का। दूसरी जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी ने क्या माना है, पेस्टोलॉजी ने माना है कि परिवार द्वारा, किसके द्वारा, परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनौपचारिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। परिवार द्वारा प्रदान की गई अनौपचारिक शिक्षा सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। तो सबसे प्रभावशाली पेस्टोलॉजी के अनुसार सबसे प्रभावशाली शिक्षा जो है वो कौन से मानी जाती है, जो कि परिवार के द्वारा दी जाती है। तो इसकी दो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो अनौपचारिक शिक्षा के लिए कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं, निश्चित कोई भी समय उसका निश्चित नहीं होता है, जगह उसकी निश्चित नहीं होती है, कुछ भी पहले से निश्चित और सुनियोजित नहीं होता है। दूसरा, यह शिक्षा प्रणाली जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया है वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलती रहती है। इसमें व्यवहार परिवर्तन का पता कैसे लगाया जाता है, क्रियाओं से लगाया जाता है, इसलिए इसे क्रियात्मक, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक व व्यवहारिक शिक्षा भी इसको
कहा जाता है। ठीक है, इसके केंद्र कौन कौन से होते हैं? परिवार, समाज, आस पड़ोस, रिश्तेदार, मित्र मंडली और खेल का मैदान। ठीक है, फ्रोबेल ने क्या बोला कि परिवार बालक की पहली पाठशाला होती है और माताएं अध्यापिकाएं होती है। पेस्टोलोजी ने क्या माना कि परिवार द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई अनौपचारिक शिक्षा। अब हम चलते हैं किस पर? निरौपचारिक शिक्षा की ओर। किसकी तरफ? निरौपचारिक शिक्षा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आती है निरौपचारिक शिक्षा। तो देखो, निरौपचारिक शिक्षा की यदि हम बात करें तो मैंने आपको बता दिया था कि निरौपचारिक शिक्षा के अंदर कुछ गुण जो है औपचारिक शिक्षा के होते हैं, कुछ गुण अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली के होते हैं। यानी कि इसमें जो है जरूरी नहीं है कि वहाँ पर रह करके कंटिन्यू अध्ययनरत रहा जाए, है ना। वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं होती है, वहाँ पर कोई नियम होते तो है, लेकिन कैसे होते हैं? लचीले होते हैं, है ना। यह शिक्षा प्रणाली औपचारिक व अनौपचारिक दोनों का मिला जुला रूप होती है। इसके नियम क्या होते हैं? लचीले होते हैं, है ना। नियम होते हैं लेकिन सख्त नहीं होते हैं। इसमें शिक्षा पूर्ण होने पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, अब इसके केंद्र की यदि हम बात करें तो खुले विश्वविद्यालय, खुला राज्य बोर्ड, पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा, स्वयं पाठी शिक्षा प्रणाली, है ना। ये सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा, इन तीनों की डिफरेंस आपके समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।